हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्क्वाड। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8th साइंस की बुक का चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के नोट्स का पार्ट 2। तो देखो, इससे पहले हम लोग काफ़ी कुछ ये सारा कुछ कवर कर चुके हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रिप्लेनिशिंग द सॉइल, यानी कि जो सॉइल होती है, मिट्टी होती है, उसको रिप्लेनिश यानी कि दोबारा से उसमें न्यूट्रिएंट्स किस तरीके से डाले जाते हैं। ये स्टार्टिंग में दिखाया गया है फेलो लैंड। फेलो लैंड का मतलब होता है फेलो फील्ड। फेलो लैंड का मतलब होता है कि आप अगर किसी ज़मीन के टुकड़े को खाली छोड़ते तो हम उसे बोलेंगे कि ये फेलो छोड़ा हुआ है। तो वेरियस प्रैक्टिसेस यूज टू रिप्लेनिश द सॉइल, मतलब किस तरीके से दोबारा से उस सॉइल में न्यूट्रिएंट्स आ जाएं, गुण आ जाएं, उसके लिए क्या क्या तरीके अपनाए जाते हैं। एक तो खेत को ऐसे ही कुछ समय के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, उस पर कोई फसल नहीं उगाई जाती। अगर खेत को कुछ समय के लिए खाली छोड़ दें, फसल ना उगाए उस पर, तो उसमें दोबारा से क्या हो जाता है, वो न्यूट्रिएंट्स सॉइल गेन कर लेती है। हाँ, इसका जो पीडीएफ है और बाकी सारे पीडीएफ्स वगैरह आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम का लिंक और इंस्टाग्राम पे अगर आप फॉलो करना चाहते हैं, हर चीज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो फेलो छोड़ दो आप, इसमें है रिप्लेनिशिंग द सॉइल को कि खाली छोड़ दिया जाए, ठीक है। फिर उसके बाद या तो क्रॉप रोटेशन करी जाए। क्रॉप रोटेशन मतलब कि एक बार जैसे कि गेहूँ लगा दिया, एक बार आपने कोई दालें उगा दी, एक बार गन्ना उगा दिया, या फिर एक बार चावल उगा दिया। अलग अलग टाइप की फसलों के उगाने को हम कहते हैं क्रॉप रोटेशन। और फिर आता है मल्टीपल क्रॉपिंग, यानी कि एक ही लैंड पर काफ़ी अलग अलग टाइप की क्रॉप्स उगा दी जाए। उससे क्या होता है कि एक एरिया में तो कई बार जैसे कि दालें तो इनफैक्ट नाइट्रोजन दे देती हैं सॉइल को, और कोई दूसरा न्यूट्रिएंट लेती हैं, तो उससे क्या होता है कि सारे न्यूट्रिएंट्स एक तरह से जो है थोड़े थोड़े इस्तेमाल होते हैं और कुछ कुछ बच भी जाते हैं। मल्टीपल क्रॉपिंग से ये फ़ायदा होता है। मैन्योर और फर्टिलाइजर ऐड करना। मैन्योर तो हम लोगों ने इससे पहले की वीडियो में भी देखा था कि मैन्योर क्या होता है, जो जीवाश्म होते हैं, यानी कि जो जानवरों का वेस्ट और प्लांट्स और फ्रूट्स और एनिमल्स का जो वेस्ट होता है, उसको हम लोग मैन्योर कहते हैं। ये नेचुरल होता है। फर्टिलाइजर्स जो है उर्वरक, यूरिया खाद जो होती है, जो हम लोग फैक्ट्रियों में बनाते हैं, वो फर्टिलाइज़र होता है। इससे हम लोग सॉइल को अच्छा कर सकते हैं। और क्या करते हैं हम लोग खेती में, इरिगेशन, यानी कि पानी देना। सप्लाई ऑफ वाटर एट रेगुलर इंटरवल्स इज टर्म्ड एज इरिगेशन। अगर आप पानी की सप्लाई से बिल्कुल रेगुलर इंटरवल पर रोज़ाना और जितनी भी फसल को ज़रूरत है वो करते रहेंगे, तो उसको इरिगेशन कहते हैं। कई सारे ट्रेडिशनल और अब मॉडर्न मेथड है इरिगेशन के। ट्रेडिशनल मेथड में क्या होता था, मोट लगा देते थे, पुली सिस्टम, मतलब इस तरीके से कुएं से निकाल करके ऐसे पानी खेतों तक पहुंचा दिया जाता था, मोट कहते थे। एक होते थे रहट बोलते थे, लिवर सिस्टम, मतलब ये बैल जो है ये गोल गोल घूमता रहता था और पानी जो है ज़मीन से निकल करके खेतों में जाता रहता था, रैट बोलते थे इसको। चेन पंप, मतलब ऐसे इसमें भी ये पहिया घूमता रहता था और पानी खेतों को लगता रहता था। देख ली भी इस तरीके से, देखो यहाँ पर पत्थर लगा देते थे और यहाँ से कुएं से पानी निकल के जाता रहता था खेतों में। तो कई सारे ये ट्रेडिशनल मेथड थे। अब मॉडर्न मेथड हो गए इरिगेशन के, जैसे कि स्प्रिंकलर सिस्टम। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भाई स्प्रिंकलर सिस्टम क्या होता है। तो देखो, ये है आपकी इमेज साइड में, ये होता है स्प्रिंकलर सिस्टम। इस तरीके से फब्बारे टाइप के लगा देते हैं खेतों में और थोड़ा पानी गिरता रहता है। तो इसमें क्या होता है, डिवाइस यूज टू इरीगेट एग्रीकल्चरल क्रॉप्स, लॉन्स, लैंडस्केप, गोल्फ कोर्सेज एंड अदर एरियाज। तो काफ़ी सारे एरियाज को, इलाकों को इससे स्प्रिंकलर सिस्टम से पानी दिया जाता है। यूज फॉर कूलिंग एंड फॉर द कंट्रोल ऑफ एयरबॉर्न डस्ट। तो एयरबॉर्न हवा से जो धूल मिट्टी भी उड़ रही होती है, उसको भी क्योंकि पानी का छिड़काव हो जाता है तो मिट्टी भी दब जाती है। व्हेन वाटर इज प्रेशराइज्ड थ्रू द मेन पाइप, इट escapes from the rotating nozzle just like a rain। तो ऐसा लगता है, देखो क्या होता है, यहाँ पर नीचे नोजल होती है, इसको प्रेशर डाल करके पानी ऐसे बूंदों बूंदों की फॉर्म में छिड़काव होता है और ऐसा लगता है जैसे रेन हो रही हो, बारिश हो रही हो। तो ये यहाँ पर हमारा ये रहा स्प्रिंकलर सिस्टम। अब ये देखिए ड्रिप इरिगेशन है। ड्रिप इरिगेशन भी बहुत अच्छा मेथड है। इट इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स, गार्डन्स एंड ट्रीज। तो फ्रूट प्लांट के लिए बहुत अच्छी टेक्निक है। इसमें जड़ों में ड्रॉप करके पानी दिया जाता है। इट इज़ बेस्ट टेक्निक फॉर वाटर कंजर्वेशन। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि वाटर कंजर्वेशन के लिए बेस्ट टेक्निक कौन सी है, ड्रिप इरिगेशन। कनेक्टेड बाय नेटवर्क ऑफ पाइप्स एंड रीचेस टू द बेस ऑफ द प्लांट ड्रॉप बाय ड्रॉप। तो इस तरीके से बहुत सारे पाइप लगे होते हैं और एक एक बूंद करके बिल्कुल पेड़ की जड़ों में ही पानी को डाला जा रहा होता है। तो इससे वाटर सेव भी होता है।
अब नेक्स्ट आता है वीडिंग। वीडिंग का मतलब होता है अनवांटेड प्लांट्स को बाहर निकालना। रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्लांट्स फ्रॉम द क्रॉप। वीडिंग कैन बी डन बाय, खुरपी से वीडिंग कर सकते हैं। मतलब जो ऐसे पौधे होते हैं ना, कहते हैं जंगली घास या जंगली पौधे जो मतलब निकालने होते हैं खेतों में, अगर वो लगे रहेंगे तो वो हमारी फसल के न्यूट्रिएंट्स लेते रहते हैं। तो सीड ड्रिल से भी आप लोग वीडिंग कर सकते हैं, या फिर स्प्रेइंग, कुछ केमिकल्स को स्प्रे करके भी आप वीड्स को, यानी कि ऐसे पौधों को जो हमें ज़रूरत नहीं है उनको हम वीड कहते हैं। वीडिंग, ऐसे पौधों को बाहर निकाल देना। तो खुरपी से, सीड ड्रिल से और स्प्रे करके आप वीडिंग कर सकते हैं। मेथड्स ऑफ वीडिंग। वीडिंग के क्या क्या मेथड होते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो रिमूवल ऑफ वीड आर कॉल्ड वीडिंग। तो फिजिकल मेथड आप हाथ से भी ये जो है उखाड़ करके फेंक सकते हैं। मैकेनिकल मेथड खुरपी से कर सकते हैं। केमिकल मेथड वीडीसाइड होते हैं, ये जो है ना, ये वाला स्प्रेइंग 2,4-D, ये वीडीसाइड है, केमिकल मेथड है। बायोलॉजिकल मेथड यूजिंग इंसेक्ट्स विच फीड ऑन पेस्ट। तो इस तरीके के इंसेक्ट्स भी छोड़े जा सकते हैं जो उन पर्टिकुलर प्लांट्स को खा जाते हैं। अब पेस्ट कंट्रोल क्या होता है? पेस्ट होता है कीड़े मकोड़े, जैसे कि टिड्डी का आपने सुना होगा कि टिड्डी पूरी फसलों को खा जाती है, फिर कुछ कीड़े लग जाते हैं पौधों पर और वो ख़त्म कर देते हैं। तो पेस्ट आर ऑर्गेनिज्म विच आर हार्मफुल टू स्टैंडिंग क्रॉप्स और स्टोर्ड ग्रेन्स। चूहे भी पेस्ट होते हैं, है ना। चूहे क्या करते हैं? खा जाते हैं अनाज को। पेस्ट कंट्रोल कैन बी डन बाय केमिकल्स यूजिंग पेस्टिसाइड्स और बाय बायोलॉजिकल मीन्स। तो पेस्टिसाइड्स वगैरह डाले जाते हैं ताकि पेस्ट, जो कीड़े मकोड़े ऐसे हैं जो फसल को नुकसान पहुंचा सकते हैं, वो ना नुकसान पहुंचा पाए, इसके लिए पेस्ट कंट्रोल किया जाता है। कुछ केमिकल्स वगैरह डाले जाते हैं। अब आता है कि क्रॉप मैनेजमेंट क्या होता है। इंक्रीज इन फूड प्रोडक्शन। आपको लग रहा होगा मैं जल्दी बता रही हूँ। देखो बच्चों, ये ना नोट्स हैं और हम लोग चैप्टर पहले ही कवर कर चुके हैं और चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग नोट्स की फॉर्म में फटाफट रिवाइज कर रहे हैं, रिविजन नोट्स हैं आपके। क्रॉप मैनेजमेंट, इंक्रीज इन फूड प्रोडक्शन कैन बी अचीव्ड बाय हाई यील्डिंग क्रॉप्स विच कैन बी अचीव्ड बाय प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ क्रॉस ब्रीडिंग ऑफ टू वेरिएंट्स ऑफ ब्रीड। तो एक मतलब क्या होता है, क्रॉप इम्प्रूवमेंट, यानी कि अलग अलग, आप कहते हैं ना कि हाइब्रिड वाले टमाटर है, या फिर हाइब्रिड कोकोनट है, हाइब्रिड पैडी, हाइब्रिड ब्रिंजल। मतलब क्या किया जाता है, हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस में जीन्स की मिक्सिंग की जाती है ताकि फसल की उर्वरकता ज़्यादा हो जाए, मतलब फसल ज़्यादा उगे, अच्छे से उगे, हाई यील्डिंग क्रॉप हो। हाई यील्डिंग क्रॉप का मतलब होता है कि ज़्यादा अच्छी फसल आए। जैसे सपोज करो, पहले अगर आप नॉर्मल बीज से उगा रहे थे तो 1 कुंटल का फसल आ रही थी, अगर आप हाई यील्डिंग क्रॉप डालेंगे तो हो सकता है कि 5 कुंटल हो जाए एक की जगह। तो इस तरीके से क्रॉप इम्प्रूव हम कर सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस से। क्रॉस ब्रीडिंग की जाती है, 2 वेराइटीज़ ऑफ ब्रीड की। ब्रीड होती है नस्ल, तो अलग अलग टाइप की नस्ल को मिलाया जाता है और उनकी अच्छी बेस्ट प्रॉपर्टीज़ को ले लिया जाता है और इम्प्रूवमेंट लाई जाती है। हार्वेस्टिंग होती है, कटाई। कटिंग ऑफ मैन्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। मैन्योर की कटिंग करना, मैन्योर कह रही हूँ, कटिंग ऑफ मैच्योर क्रॉप, तो जो फसल उग जाती है उसकी कटाई करना हार्वेस्टिंग होता है। हाथ से, इससे सिकल से इससे करा जाता है, या फिर हार्वेस्टर से किया जा सकता है। तो इस तरीके से ये हार्वेस्टिंग होती है, हार्वेस्टर से या फिर सिकल से। थ्रेशिंग, रिमूवल ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम स्टॉक इज कॉल्ड थ्रेशिंग। तो स्टॉक से जो है ग्रेन को निकालना, मतलब जो ग्रेन होता है ना, अनाज होता है, उसके बाहर की कवरिंग होती है ना येलो कलर की या फिर ग्रीन कलर की, उससे अंदर से बीज निकालना, उसको ही हम लोग थ्रेशिंग बोलते हैं। मैनुअल थ्रेशिंग हाथ से भी की जाती है, थ्रेशिंग मशीन भी आती है और कंबाइन थ्रेशर भी आता है। इन सब से थ्रेशिंग की जाती है, यानी कि बीज निकाला जाता है फसल से। देखो ऐसे ऊपर से हाथ से पीट के गेहूँ और अनाज या फिर चावल निकाल जाता है। विनोइंग क्या होता है? प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग शाफ फ्रॉम ग्रेन्स यूजिंग विंड इज कॉल्ड विनोइंग। तो मतलब जो ऊपर ऐसा खाली सा पार्टिकल होता है ना ऊपर से, जो खाया नहीं जा सकता उसको, वो हमारा शाफ होता है। तो उसको हवा की ऐसे, जैसे कि विमेन जो टेबल पे खड़ी हो जाती है और ऐसे हाथ ऊपर करके हिला के और जो है वेस्ट चीज़ बाहर निकल जाती है और ग्रेन नीचे आ जाता है। मॉडर्न मेथड जो है वो हमारे इस तरीके से विनोइंग मशीन्स होती हैं, हवा दी जाती है और अपना नीचे की तरफ से आ जाता है गेहूँ निकल के। ये विनोइंग का प्रोसेस होता है। स्टोरेज, अब फसल हो गई, बिल्कुल सब बढ़िया हो गया, आप स्टोर भी तो करेंगे। तो स्मॉल स्केल स्टोरेज जूट के बैग्स में या फिर मेटल की बिन्स में, इस तरीके से। वैसे आजकल तो इधर जनरली हमारे देश में तो जूट के बैग्स में ही करते हैं। लार्ज स्केल में सिलोज में भी हो जाते हैं और ग्रेनरीज में भी, बड़े बड़े खूब मतलब
जो गोडाउन्स होते हैं उसमें भी इनकी स्टोरेज कर दी जाती है इस तरीके से। फिर आता है नीड्स ऑफ सेफ स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। अब सेफ स्टोरेज अगर भाई ख़राब हो जाएंगे, पेस्ट खा जाएंगे या फिर कीड़े लग जाएंगे या गीला हो जाएगा तो ख़राब हो जाएगी सारी मेहनत। तो टू इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ सीजनल फूड थ्रू आउट द ईयर, तो गेहूँ तो एक सीज़न में आता है बट पूरे साल हमें मिलता रहे, इसके लिए हम लोग को अच्छे से उसे स्टोर करके रखना पड़ेगा। टू फैसिलिटेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड मटीरियल्स फॉर लॉन्गर पीरियड्स, तो लंबे समय तक हम लोगों को फूड मटीरियल मिलता रहे, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट ईजिली होता रहे, तो इसके लिए भी हम लोगों को स्टोरेज की ज़रूरत है। टू प्रोटेक्ट पेरिशेबल फूड मटेरियल फॉर लॉन्गर पीरियड, पेरिशेबल फूड मटेरियल होते हैं जो सड़ जाता है खाना, वो बचाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि अच्छे से स्टोर करके रखें। टू रीच फूड मटेरियल टू रिमोट एरियाज, ऐसे इलाके होते हैं जहाँ कुछ नहीं होता, मतलब फसल जिस तरीके की नहीं होती है बट वहाँ पर भी खाना पहुँचाना होता है, तो वहाँ पहुँचाने के लिए भी हमें स्टोर करके रखना पड़ता है। टू फैसिलिटेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड मटेरियल इन केस ऑफ इमरजेंसी, कई बार बाढ़ आ जाती है, भूकंप आ जाता है, वहाँ पर भी तो बहुत सारे फिर खाने की ज़रूरत होती है, क्योंकि उस जगह पर जो होता है वो सब वेस्ट हो जाता है, तो बाहर दूसरी जगह से पहुँचाया जाता है ना, आपदाओं के एरियाज़ में, तो इसके लिए भी खाने की ज़रूरत है। बफर स्टॉक क्या होता है? इट इज़ अ फूड स्टॉक टू सप्लाई एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी, तो इमरजेंसी के टाइम पर जो फूड ज़रूरत पड़ती है उसको बफर स्टॉक यानी कि इकट्ठा करके जो रखा जाता है उसको हम बफर स्टॉक कहते हैं, और जब ज़रूरत होती है तो उसका इस्तेमाल कर लिया जाता है, ठीक है। ये सब आप लोग पॉइंट नोट कर सकते हो। एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है? पशुपालन, पशुपालन को एनिमल हस्बेंड्री हम लोग बोलते हैं। द साइंस ऑफ रियरिंग एनिमल्स एंड इम्प्रूविंग लाइफ स्टॉक एट अ लार्ज स्केल, तो बहुत ही लंबे, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में जानवरों को पालना एनिमल हस्बेंड्री होती है, जैसे कि ये हो गया मुर्गी पालन, मछली पालन भी होता है, और गाय भैंसों की डेयरी वगैरह जो होती है ये एनिमल हस्बेंड्री होती है। गाय भैंस जानवरों को, अलग अलग जानवरों को पालना कमर्शियल पर्पसेस के लिए, यानी कि उनका दूध बेचने के लिए या फिर अंडे बेचने के लिए या फिर चिकन वगैरह बेचने के लिए जो किया जाता है उसे एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। एलिमेंट्स ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री के एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं? तो फीडिंग, वीडिंग, ब्रीडिंग, हीडिंग, तो इसमें फीड उनको खाना किया जाता है, खाना खिलाया जाता है, उनकी देखभाल की जाती है, ब्रीड यानी कि मतलब उनकी मिक्सिंग करवा के उनके बच्चे पैदा करने के लिए, ताकि और भी वो जानवर हो सके, और हीडिंग उनको साथ में इस तरीके से रखा जाता है, तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो ये हमारा हो गया एनिमल हस्बेंड्री होता है पशुपालन। फिर उसके बाद अब देखिए ये तो प्रॉपर पूरे नोट्स ही है कि पशुपालन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फूड प्रोडक्शन का। फिर हमें स्टोरेज के बारे में जो जो हमने पढ़ा है यहाँ से आप लोग शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में इसको भी नोट कर सकते हो, अगर आप चाहते हैं स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, मैंने सब कुछ ऑलरेडी पढ़ा रखा है। तो यहाँ पर हो जाते हैं हमारे सारे के सारे नोट्स कंप्लीट। अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।